जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय वाली अपनी क्लास में कुमार मित्तल की किताब से थ्योरी को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास जो हमने डाली थी वो अभी उसमें डिले हो गया, उसके बाद 2-4 दिनों का वीडियो नहीं आ पाई। तो वो कुछ हमारे निजी कारणों की वजह से नहीं आ पाई। तो उसमें से किरचॉफ के नियम में कुछ न्यूमेरिकल्स, लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। तो उसका एक वीडियो अलग से हम डाल देंगे, संडे की तरफ शायद डालेंगे आपको। तब तक आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज थ्योरी है नए चैप्टर की, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये नई यूनिट है जो चुंबक वाली, उसकी शुरुआत की है आज से हमने। तो आज की क्लास की शुरुआत करते आइए, देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक देखिए हमारा क्या है। पहला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है देखिए। पहला टॉपिक हमारा दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहा हमने? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर वह एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाती है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब अगर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली कुछ लाइंस भी होंगी, तो उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निरंतर यानी अविरत प्रदर्शन करती हैं। एक बार फिर से सुनिए। चुंबकीय बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अविरत प्रदर्शन करती हैं। आगे देखिए इसी में चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अगला टॉपिक हमारा क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला गुण हमारा क्या है इसमें? नंबर 1, ये बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव इधर से ऐसी चलती हैं। देखिए यहां से चुंबकीय बल रेखाएं आपको हम बना के दिखाते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? ये मान लेते हैं हमारा कोई चुंबक है जिसका एक ध्रुव ये रहा N और दूसरा रहा S। तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और ये सदैव एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। अंदर में ये लगभग समांतर होती हैं और ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। नंबर 1 गुण क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। क्या होगा? नंबर 1 गुण, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। दूसरा गुण इनका क्या होगा? तो दूसरा गुण देखिए क्या दिया गया है। कोई दो बल रेखाएं, अभी हमने आपको बताया कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। कोई भी बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, कभी भी एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, क्योंकि अगर कहीं पर भी काट दिया तो इनका अगर कटान बिंदु आएगा, जैसे एक इधर इधर से आई, एक इधर से आई, कटान बिंदु के ऊपर एक दिशा इस साइड हो जाएगी, एक दिशा इस साइड हो गई, जो कि असंभव है, क्योंकि वेक्टर राशियों में दिशा केवल एक ही होती है। जो वेक्टर राशियां होती हैं उनकी दिशा निश्चित होती है। इस वजह से चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। चुंबक के ध्रुव के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती? सबसे प्रबल होती है। ध्रुवों की तरफ जैसे ये चुंबक बना रखी है तो यहाँ पर तीव्रता और यहाँ पर तीव्रता मैक्सिमम होगी, लेकिन बीच में आएंगे जब हम तो तीव्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो चुंबक के ध्रुव के समीप तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होती है या प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तथा ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। चौथा पॉइंट देखिए,
चौथा पॉइंट हमारा दे रखा है, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती हैं। तो किसी भी स्थान पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे तो हर स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी परस्पर समांतर और समदूरस्थ होंगी, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सदैव समदूरस्थ होती हैं। तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं, समांतर और समदूरस्थ होती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी समझ में आए होंगे। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या है, देखिए। अच्छा, नियम नंबर 1 हम आपको आगे पढ़ाएंगे और पहले पढ़ा भी चुके, यानी आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। कक्षा 10 में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन हम अभी पढ़ाएंगे तो आगे पढ़ाएंगे पहले। लेकिन ये देखिए नियम नंबर 2 क्या है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां, दायां हाथ हमारा कौन सा है, ये राइट हैंड रहा हमारा। आपका उस साइड से क्या होगा, इस साइड आ रहा होगा, लेकिन हमारा राइट हैंड क्या रहा। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो चालक पर बल की दिशा हथेली से धक्का देने की दिशा में, हथेली के तल के लंबवत उससे दूर धक्का देने की दिशा में होगी। इसका देखिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लेते हैं कोई ये एक तार रहा, इससे इस साइड मान लेते हैं कोई ये बिंदु रहा P, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र V है और इस तार में ऐसे धारा बह रही है स्मॉल I। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां, यानी ये वाली हमारी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा हथेली के तल के लंबवत, हथेली का तल ये रहा, इसके लंबवत इससे दूर धक्का देने की दिशा में होगी। क्या कह रहे, देखिए। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक पर बल की दिशा क्या होगी, हथेली से दूर, उस हथेली के तल के लंबवत उससे दूर धक्का देने की दिशा में होगी। यानी बल किस साइड होगा, हथेली के तल के लंबवत उससे दूर धक्का देने की दिशा में, यानी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। इस जो चित्र बन रखा है इसके लिए। उम्मीद है आप लोगों को दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या पड़ी है हेडिंग हमारी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब बायां हाथ हमारा ये रहा, बायां हाथ कौन सा रहा, ये वाला। तो देखिए इसके लिए क्या कहा, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। देखिए ये अंगूठा इस उंगली के साथ, ये देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे कैमरे में भी, ये अंगूठा इसके साथ लंबवत है और ये देखिए दोनों आपस में लंबवत हैं और ये इसके साथ भी लंबवत है। तो तीनों आपस में कैसे हैं, लंबवत। या इसका एक एग्जांपल ऐसे बना लेते हैं, देखिए हम, एक ये और एक ये, देखिए। तो यदि हम अपने दाएं हाथ, अगर हाथ को लोगे तो ऐसे, और नहीं तो ये तीनों एक्सेस हो गई हमारी। देखिए ऐसे ही अंगूठा फैलता है हमारा। तो अंगूठा कैसे फैल रहा है, देखिए एक बार फिर से फैला रहे हैं हम, अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियां। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली, वो यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, ये तीनों परस्पर लंबवत रहे, तब यदि अंगूठा चुंबकीय तब अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, मध्यमा चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा को, अंगूठे के पास वाली उंगली क्या, अब यहाँ पर फिर से हम एक चित्र बना लेते हैं, जैसे यही चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी और यहाँ पर इसमें धारा आई इस प्रकार बहा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में और मध्यमा को किस साइड कर दिया है, धारा की दिशा में। देखिए ये तो जो रही तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में और मध्यमा धारा की दिशा में। तो देखिए यहां से क्या कह रहा है,
तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बिल्कुल सेम अंदर की ओर ही आया जैसा अभी नियम नंबर 2 की सहायता से आया था। ये दोनों नियम बल के लिए हैं, चाहे कोई एक याद कर लेना, दोनों से ही बल निकल आएगा। इसमें भी अंगूठा किधर, अंदर की ओर से इशारा कर रहा है, तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, दिशा किधर होगी, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये नियम भी समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि अंगूठे के पास वाली यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा को मध्यमा चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा या करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये नियम भी समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अगला वाला, देखिए क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला लॉरेंज बल। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला लॉरेंज बल। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला लॉरेंज बल। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, तो उस कण पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। हमने क्या कहा, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, तो उस कण पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत हो। एक बार फिर से सुनिए, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, तो उस कण पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। फिर माना कोई आवेशित कण जिस पर आवेश स्मॉल q है, आवेश जिस पर कितना है, स्मॉल q है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V में क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति कर रहा है, तो प्रयोगों द्वारा दिया गया है कि देखा गया है कि कण पर लगने वाला लॉरेंज बल। नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, इसमें चित्र बना लीजिए आप लोग दो, सबसे पहले उसके बाद इसको कराएं। तो इसमें चित्र जो बनेंगे दोनों वो इस तरीके से बनेंगे। हम थोड़े छोटे छोटे बना रहे हैं, आप लोग बड़े बड़े बना लेना। आप लोगों के पास बुक तो होगी, आप उससे बना लेना देखकर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से इस तरीके से ये 90, और ये फिर इस तरीके से ये भी 90, ये हर तरफ से 90 अंश ही होना चाहिए एंगल, ठीक है, हर तरफ से। तो इसे क्या कह देना, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इस साइड है, और ये चालक पर बल की दिशा ये इस साइड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है कोई। ऐसे ही यहाँ दूसरा चित्र इसका वो भी ऐसा ही है, लगभग सिमिलर टू दिस है। ऐसा थोड़ा तिरछा सा ही बनाना, इस तरीके से, और ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ से ये थीटा कोण बनाते हुए ये V वेग हो जाएगा V, और ये वाला घटक हमारा आ जाएगा V cos थीटा, ठीक है। और ये बल की दिशा ही रहेगी, इसे यह कह देना आप लोग। और ये वाला जो नीचे घटक आया ये क्या आ जाएगा, V sin थीटा। बना लीजिए दोनों चित्र, उसके बाद देखिए क्या होगा। नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या होगा, सबसे पहला,
कण के आवेश, ये जो लगने वाला लॉरेंज बल है इस पर वो क्या होगा, कण के आवेश स्मॉल क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है। तो नंबर 1 पॉइंट होगा कण के आवेश, कण के आवेश स्मॉल क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू F या F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q कर देना, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट क्या होगा इसके लिए, नंबर 2 पॉइंट होगा कण के वेग v के भी अनुक्रमानुपाती होता है। कण के वेग स्मॉल v, यूवी वाली v, वेग वेग v के भी अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्मॉल v, यूवी वाली v के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर दो, मिला दीजिए। तो दोनों को मिलाने पर नीचे लिखेंगे, दोनों को मिलाने पर, मिलाने पर जब दोनों को मिलाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू वी। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू वी। तो यहां से क्या करेंगे, प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाया है हमने, जब जब भी तब तब भी क्या लगाया, एक कांस्टेंट को लगाया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू वी और वी, जहां वी जो कैपिटल बी लगाया है, वी जहां बी एक नियतांक है, वी एक नियतांक है जिसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करिए, उसके बाद इसको आगे हल करते हैं, करिए नोट। उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र, अभी तो ये क्या कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति ना करके क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करे, तब क्या होगा बल। तो यहां से देखिए, इतना नोट कर ही लिया होगा। इसे चित्र ए की सहायता से हमने समझ लिया है, तो चित्र इसे ए डाल देना और इसे बी। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, तो उसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा, नंबर 2 चित्र बी से, तो यहाँ लिखना आप लोग क्षेत्र बी से, क्षेत्र बी से। अब यदि कण, अब यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति ना करके चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करे, थीटा कोण पर गति कर रहा हो, तो कण पर लगने वाला, कण पर लगने वाला क्या हो जाए, लॉरेंज बल। कण पर लगने वाला लॉरेंज बल यानी कैपिटल एफ बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ बराबर आ जाएगा क्यू वी और इंटू वी कॉस थीटा। ठीक है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति ना करके क्या कर रहा है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति कर रहा है। तो यहां से एफ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्यू वी और वी साइन थीटा। तो यहां से एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा।
नोट कर लीजिए यहां तक। यही हमारा क्या होगा, लॉरेंज बल का सूत्र। जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति कर रहा हो, तो उस कण पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होता है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। ये आया कैसे है, जब कोई आवेशित कण, हमने ऊपर से ही समझाया, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति कर रहा है, तो उस कण पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा कण के चलने की दिशा दोनों के ही लंबवत होती है। तो माना कोई आवेशित कण जिस पर आवेश स्मॉल क्यू है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्मॉल वी वेग से गति कर रहा है, तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, नंबर एक क्या बताया नियम हमने, कि कण पर लगने वाले आवेश या कण पर उपस्थित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q। उसके बाद नंबर दो, कण के वेग के भी अनुक्रमानुपाती होता है, तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V। दोनों को मिलाने पर F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V। अब क्या करेंगे, हर बार प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ा ही है, तो कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो जोड़ दिया वहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र V को। तो F बराबर आ गया क्यू वी वी, जहां B कैपिटल B क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब ये तो लंबवत के लिए था, लेकिन अगर लंबवत गति ना कर रहा हो, यदि थीटा कोण पर गति कर रहा हो, तो थीटा कोण पर गति कर रहा होगा तो वेग का घटक v साइन थीटा इसमें शामिल हो जाएगा। तो F बराबर बल क्या आ जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा। तो ये हमारा क्या है, बल का सूत्र है, जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति कर रहा होता है। अब यदि इसका पहला पॉइंट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 अंश, इसके केस बनाते हैं। तो देखिए नंबर एक केस बनाइए इसमें, अरे मार्कर ले लो तुमने। तो नंबर एक केस बनाते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 अंश, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 अंश, तब यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 अंश, तब अब यहां से देखिए एफ में मान रखते हैं इसका, एफ बराबर क्यू वी वी साइन 0 डिग्री। तो यहां से तो क्या निकल गया है, तो एफ बराबर 0। इस स्थिति में एफ बराबर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब एफ बराबर 0 आ गया, तो इस अर्थात जब भी कण क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा अथवा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा, तो उस स्थिति में कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करने पर कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। नंबर दो पॉइंट, अब यदि यदि थीटा बराबर क्या ले लें, 90 अंश, यदि थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर हम क्या ले लें, 90 अंश, तो इसको मान रख देंगे, थीटा बराबर 90 अंश। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू वी और बी साइन 90। तो यहां से एफ का मैक्सिमम मान प्राप्त हो जाएगा, एफ मैक्सिमम बराबर क्यू वी वी। तो एफ का कौन सा मान प्राप्त हुआ, हमें अधिकतम मान प्राप्त हो गया, कितना, एफ बराबर क्यू वी वी। अर्थात यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करेगा, यानी यदि आवेशित कण इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करेगा, तो उस स्थिति में कण पर अधिकतम बल कार्य करेगा। क्या करेगा, उस स्थिति में कण पर अधिकतम बल कार्य करता है। तो उम्मीद है आप लोग ये टॉपिक भी समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसे।
उसके बाद चलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ। और नोट्स आप लोग लगातार बनाते रहिए, लगातार जुड़ के ऐसे ही हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होती रहे। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको लर्न होती जाएंगी चीजें। तो लिखा जरूर करिए। और आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसे भी आप लोग ध्यान से तैयार करिएगा। उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कल बना लीजिए कोई, इस तरीके से। ये जो क्रॉस द्वारा हम दिखा रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं, ठीक है। बना लीजिए आप लोग चित्र को। देखिए इसमें हर बार इसकी रेडियस क्या होगी, अंदर की ओर, यहाँ मान लेते हैं सेंटर। तो ये रही इसकी रेडियस और ये रहा कण का वेग, बी वेग से। यहाँ पर रही रेडियस और ये रहा कण का वेग, और ये रही इसकी रेडियस और ये रहा इसका वेग, और यहाँ पर भी इस साइड रहेगी रेडियस और ये रहेगा कण का वेग, ठीक है। बनाइए इस चित्र को। इन पॉइंटों को डालिए, इसे डाल देना आप लोग P, इसे क्या डालेंगे Q, इसे डालेंगे हम R, ये वाले को, और इसको यस पॉइंट डाल लीजिएगा, ठीक है। चारों पॉइंटों के नाम डाल लीजिए। इस पॉइंट को O डाल लेना, सेंटर को O डाल देंगे। और ये जो देर दर्शाया है हमने क्रॉस द्वारा, ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, V है। बना लीजिए चित्र। उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए देखिए क्या लिख रखा है। माना कोई आवेशित कण स्मॉल क्यू, माना कोई आवेशित कण जिस पर आवेश स्मॉल क्यू है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्षेत्र की दिशा के लंबवत V वेग से बिंदु P पर प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। कहां पर प्रवेश कर रहा है, बिंदु P पर प्रवेश करता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमारा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर का मतलब क्या है, अंदर की ओर दिया गया है, ठीक है, अंदर की ओर दिष्ट है, ठीक है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर बी वेग से चलने वाले आवेशित कण, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो यहां से अभी हमने पढ़ाया आपको पीछे ही, जस्ट अभी पीछे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत या थीटा कोण पर चलने वाले कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, यह बराबर क्या पढ़ाया, क्यू वी बी साइन थीटा। अभी पीछे पढ़ाया आप लोगों को, जस्ट पिछला वाला आर्टिकल। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। चूंकि यहां लिख देना आवेशित कण, चूंकि आवेशित कण लंबवत गति कर रहा है, आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत है, क्षेत्र, आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत है, क्षेत्र के लंबवत है, तब कण पर लगने वाला बल, तब कण पर लगने वाला बल क्या आ जाएगा, यह बराबर क्यू वी वी साइन 90 अंश। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्यू वी और वी। तो यहां से एफ का मान कितना आ जाएगा, क्यू वी वी के बराबर आ जाएगा। यहां से अब देखिए चित्र में नीचे लिखेंगे, यहां पर चित्र में आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होता है। तो यहां लिखना, चित्र में आवेशित कण का पथ, आवेशित
कण का पथ वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। अब वृत्ताकार है तो वृत्तीय पथ पर चलने के लिए कण को क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए होता है। तो आगे लिखेंगे वृत्तीय पथ पर चलने के लिए, वृत्तीय पथ पर चलने के लिए, वृत्तीय पथ पर चलने के लिए, वृत्तीय पथ पर चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। चलने के लिए आवश्यक, क्या लिखेंगे, आवश्यक अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है, लॉरेंज बल से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। किससे प्राप्त हो रहा, लॉरेंज बल से प्राप्त हो रहा है। अतः लॉरेंज बल बराबर किसके हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अर्थात अतः अभिकेंद्र बल बराबर किसके होगा, अभिकेंद्र बल इक्वल टू किसके होगा, लॉरेंज बल के, लॉरेंज बल। तो यहां से अब अभिकेंद्र बल क्या होता है, यदि यहाँ पर लिख देना लैंग्वेज आप लोग, ये यहाँ पर इस साइड चित्र इस साइड रहेगा, ठीक है, चित्र के लिए ऐसा बना देना। यदि कण का द्रव्यमान क्या हो, कण का द्रव्यमान स्मॉल एम हो तो कण पर लगने वाला अपकेंद्री बल तथा पथ की त्रिज्या स्मॉल हो, तथा पथ की त्रिज्या स्मॉल आर हो, पथ की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो कण पर लगने वाला, कण पर लगने वाला क्या, अभिकेंद्र बल, कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल बराबर क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बटे स्मॉल आर। कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो यहां से इतना हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करेगा तो क्या आएगा, बल, लॉरेंज बल अभी हमने पीछे पढ़ाया ही था, एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा। परंतु वह जो कण है क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति कर रहा है, अर्थात थीटा बराबर कितना आ गया, 90 अंश। तो कण पर लगने वाला बल हमने कितना पढ़ाया, एफ बराबर क्यू वी। तो यहां से अब यदि जो कण किसके, एक वृत्तीय पथ पर अगर कोई कण घूम रहा है तो वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए कण को क्या चाहिए, सबसे पहले वृत्तीय पथ पर घूमने वाले कण को क्या चाहिए, एक अभिकेंद्र बल चाहिए। तो वो अभिकेंद्र बल कण को कहां से प्राप्त होगा, लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। माना कि किसी कण का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, और उस वृत्तीय पथ जिस पर घूम रहा है उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। तब कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और एम बी स्क्वायर अपॉन आर ही किसके बराबर होगा, लॉरेंज बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कर देते हैं हम बराबर इसके, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लेना। अब यहाँ से हम इसको इरेज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जाके अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। तो अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जाके आप लोग वीडियो पॉज करके या बैक करके नोट कर लेना इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा जाके, एम बी स्क्वायर बराबर, अभी हमने ऊपर लिख तो दिया ही है उधर, तो यहाँ से एम बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, अब केंद्र बल क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी, और बी के, इस बी से इस बी को कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से आर बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, एम बी अपॉन क्यू इंटू वी। तो ये सूत्र ही हमें निकालना था जो पथ की त्रिज्या होगी। तो यहाँ से पथ की त्रिज्या के लिए सूत्र क्या निकल के आया, एम बी अपॉन क्यू इंटू वी। अब यहाँ पर आप लोग भूल जाते हैं कौन सी बी किसके पास होगी। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र सदैव पास पास होते हैं, तो क्यू के साथ हमेशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ही होगा। तो यहाँ पर याद रखना ए बी वाली बी होगी वो नीचे होगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन नीचे क्यू बी। तो ये क्या है, पथ की त्रिज्या, जिस वृत्तीय पथ पर वो कण घूम रहा है उस पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, एम बी अपॉन क्यू बी हो जाएगी। अब यहाँ से कण का परिक्रमण काल और आवृत्ति निकाल देते हैं। तो यहाँ से कण का
कण का परिक्रमण काल और आवृत्ति है। तो यहाँ हेडिंग आप लोग एक छोटी सी बना लेना, कण का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल तथा आवृत्ति, आवृत्ति। तो कण का परिक्रमण काल और आवृत्ति कितने कितने हो जाएंगे, देखिए यहां से। तो कण का जो परिक्रमण काल होगा जाके, यदि किसी कण को एक पूरा चक्कर तय करने में, यहां पर लिखना आप लोग, यदि किसी कण को, अब वृत्तीय पथ पर कोई कण घूम रहा है तो एक पूरा चक्कर करने में कितनी दूरी तय करेगा, वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो वृत्त की परिधि होती कितनी है हमारी, 2 पाई r होती है। तो क्या लिखेंगे, यदि, यहां लिखना, यदि कण को एक पूरा चक्कर, पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई r दूरी तय करता है, तय करता है, तथा यदि, तथा कण का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कैपिटल टी हो तो टी बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से टी बराबर, दूरी कितनी तय की उसने, 2 पाई आर, और चाल क्या हो जाएगी बी। अब बी का यहाँ से मान निकाल के यहाँ रख देंगे। तो टी बराबर देखिए क्या आएगा, बी का जब मान निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 पाई स्मॉल आर अपॉन, ये वाला मान भी इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो आर क्यू वी, और बटे में क्या आ जाएगा, स्मॉल एम, वो ऊपर चला जाएगा गुणे में। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई एम बटे क्यू इंटू वी। जो कण का परिक्रमण काल आएगा जाके वो कितना आ जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू वी। कण का परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू वी। और कण की आवृत्ति यहाँ से क्या लिख देना, कण की आवृत्ति, कण की आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, परिक्रमण काल का व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कण की आवृत्ति स्मॉल एन बराबर 1 अपॉन कैपिटल टी। तो स्मॉल एन बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो कण की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। और कण का परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बस आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, आगे के लिए हम अगली क्लास में लेके आएंगे कंटेंट को। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमने आप लोगों को बता दिया है, फिर भी बता दे रहे दोबारा, कि किरचॉफ के नियम में जो सवाल है वो हमने इस वजह से छोड़ दिए, जो नई किताब हमने अभी 2024 वाली आई है उसमें देखा है तो 90 सवाल हैं, और जो पुरानी किताब थी उससे हमने जो सवाल लगवाए हैं उसमें सवाल थे केवल 70। तो हम 70 तक के करीब ही पहुंच चुके थे। तो हमने क्वेश्चंस को नई किताब से अभी टाइप करना है। नई किताब हमारे पास थी नहीं, किसी से देखी है हमने, तो उसमें 90 क्वेश्चंस हैं। तो उस किताब से हम पहले क्वेश्चंस को टाइप करेंगे और उन्हीं की वीडियो बना के आप लोगों को देंगे, जो 90 के 90 क्वेश्चन पूरे हो जाएं, आप तक पूरे पहुंच जाएं। तो इस वजह से वो क्वेश्चन डिले हैं। आप लोग ये ना सोचे कि वो कराए नहीं जाएंगे, न्यूमेरिकल सारे कराए जाएंगे। तो हम संडे को न्यूमेरिकल्स की क्लास आपको जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।